सभी को नमस्कार। आज हम दृष्टि क्विक बुक का जैवमंडल तथा बायोम इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। जैवमंडल तथा बायोम। सामान्य परिचय। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जैवमंडल की रचना करते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल कहा जाने वाला भाग जो स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है। स्थल को, जल को और वायुमंडल को ही जैवमंडल कहा जाता है, जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र कार्य करते हैं। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। जीवमंडल के 3 प्रमुख उप विभाजन। जैवमंडल के 3 उप विभाजन वायुमंडल, स्थलमंडल और जल मंडल। ये तीनों हैं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। इन सब से मिलकर एक जैवमंडल बनता है। जैवमंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है, जिससे जीवन चलता है। जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर या 656 फुट से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में। जैवमंडल सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समूह। पारिस्थितिक तंत्र समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक। बाज, सांप, कुत्ता, घास, हवा और चट्टान। समुदाय निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह। सांप, बाज, भैंस, कुत्ता आदि। जनसंख्या एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना, जैसे भैंसों का समूह। और जीव एकाकी सजीव जैसे भैंस है। कोशिका के समूह, ऊतक, अंग तथा अंगों की प्रणाली, तंत्रिका, ऊतक और मस्तिष्क, तंत्रिका, तंत्र। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका कोशिका। अणु, परमाणुओं का समूह एवं रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, जैसे पानी। जैविक समुदाय। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है तो जैविक समुदाय कहलाती है। वस्तुतः यह विभिन्न प्रजातियों के विविध प्रकार की संख्या का साहचर्य है। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रजातीय संरचना होती है। प्रजातीय संरचना की गतिक सत्ता होने के कारण यह लघु तथा दीर्घ समयावधि में बदल जाती है। समुदाय अभिलक्षण। प्रजातीय संरचना किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना प्रजातीय संरचना कहलाती है। किसी भी समुदाय की प्रजातीय संरचना दूसरे समुदाय से भिन्न होती है, यहाँ तक कि एक ही समुदाय की पादप प्रजातियों में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। प्रभाविता।
जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैव भार उत्पादन को प्रभावित करती है तथा प्राणी वितरण का निर्धारण भी करती है। उदाहरण के तौर पर स्थलीय समुदाय में सामान्यतः लंबे वृक्ष प्रभावी होते हैं क्योंकि पशुचारण छोटे शाकीय समुदाय को प्रभावित करता है। समुदाय का नामकरण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भी किया जाता है, जैसे मरुस्थलीय समुदाय, समुद्री समुदाय। प्रजातीय विविधता। किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजातीय विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। कुछ समुदाय जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा प्रवाल भित्ति समुदाय अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जिनके प्रत्येक पोषण स्तर पर कई प्रकार की प्रजातियां जीवन यापन करती है। अन्य समुदाय जैसे कि मरुस्थल तथा जवारनोन्मुख में अपेक्षाकृत कुछ ही प्रजातियां रह सकती है। किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती है। किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजातीय विविधता को दर्शाती है। प्रजातियों के बीच एकक वितरण प्रजाति समता या प्रजाति साम्यता कहलाता है। सभी प्रजातियों की एक प्रजाति समृद्धि तथा प्रजातीय साम्यता के गुणन को ही प्रजाति विविधता कहते हैं। नेक्स्ट है कीस्टोन। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल कुछ ही प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियां की तरह कार्य करती है तथा अन्य प्रजातियां क्रांतिक कड़ी प्रजातियों के रूप में कार्य करती है। हालांकि कुछ क्रांतिक कड़ी प्रजातियां अन्य प्रजातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों तथा फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में क्रांतिक कड़ी प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती है क्योंकि ज़्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज व फल निक्षेपण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में अंजीर की विभिन्न प्रजातियां क्रांतिक कड़ी प्रजातियां हैं। ये प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन करती है। भोजन के अभाव के समय ये फल बंदरों, पक्षियों, चमगादड़ों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार अंजीर के वृक्षों को सुरक्षित रखने से उनके ऊपर निर्भर रहने वाले प्राणियों का भी संरक्षण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां। फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति है। कोरल रीफ का निर्माण करते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती है। अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में ये प्रजाति विस्तृत परास वाली होती है जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती है। यह बहुत हद तक कीस्टोन प्रजाति की तरह ही होती है। इनका संरक्षण उसी निवास में रहने वाले अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। सामान्यतः अम्ब्रेला प्रजाति सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुकी एवं विशाल कार्यों वाली होती है, जैसे नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल, टाइगर, ग्रिजली और बियर आदि।
संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति से भी प्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिससे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभाव जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की हानि संकेतक प्रजाति पर पहले दिखाई देती है। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। संक्रमिका तथा कोर प्रभाव। संक्रमिका दो या उससे अधिक विविध समुदाय के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र। इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषता पाई जाती है। इकोटोन की विशेषताएं। यह दो या अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन समुदाय से पूरी तरह अलग होते हैं। संक्रमिका क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र तक फैला हो सकता है। नेक्स्ट है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं, वहां विशाल विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त होते हैं, वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती है। कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं: नदी तट के किनारे घास का मैदान जहां पर्वत व घाटी मिलती है, जंगलों के अंतिम बिंदु जहां एस्चुरी समुद्र से मिलती है। कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक स्थान पर पाया जाना, वायु तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति में है। कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है, जो कि विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकते हैं। कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। पादपों की विविधता में वृद्धि कीड़ों में वृद्धि करती है, जिससे पक्षी व अन्य जंतुओं में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बायोम। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय होता है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों तथा प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषता उस समस्त भूभाग में प्राय समान होती है। बायोम के अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है। हालांकि इस दिशा में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयास किया गया। यद्यपि बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पौधों का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका स्कल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है। हरे पौधों का प्रभुत्व होता है क्योंकि इनका स्कल जो बायोमास है वो जंतुओं की तुलना में अधिक होता है। बायोम एक मरुस्थल मध्य अक्षांश में पाया जाता है और यहाँ की जलवायु है जो वो अत्यधिक गर्म रहती है। दिन अत्यधिक गर्म और रातें ठंडी। वर्षा एक वर्ष में 10 इंच से कम। मृदा पादप एवं अपघटक की कमी रहती है, लेकिन खनिज में समृद्ध है। पादप वनस्पति जात बहुत कम छिछले कम आयु के होते हैं। इनमें सोलेनम, सुराटेंस,
कैक्टाई, गुच्छेदार घास और झाड़ियाँ, खजूर, कीकर आदि पादप मिलते हैं। प्राणी सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे पक्षी, अफ्रीका का सहारा मरुस्थलीय ऊँट, गजेलस, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी, सांप और छिपकली आदि। मरुस्थल ताप के अनुसार ठंड अथवा ठंड गोभी में रहती है तथा गर्म सहारा और थार मरुस्थल होते हैं। गर्म मरुस्थल में रेत के टीले, गर्म रेतीली आंधियाँ आदि मिलते हैं। नेक्स्ट है टुंड्रा। उच्च उत्तरी अक्षांश पर पाए जाते हैं। बहुत ठंडी, कठोर, लंबी शीत ऋतु होती है। छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पोषण स्तर कम होता है, कुछ इंच नीचे परमाफ्रॉस्ट स्तर का पाया जाना होता है। घास, जंगली फूल, मॉस, छोटे शाक और जीव। कौन से जीव पाए जाते हैं? रेंडियर, मस्क, ओक्सेन, प्रवासी, कैरेबू, आर्कटिक लोमड़ी, उल्लू, हॉक और रोडेटस ध्रुवीय भालू। सबसे कम जैव उपचार विविधता और जैव भार वाला बायोम होता है। यहाँ उभयचर व सरीसृप नहीं पाए जाते तथा अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी टुंड्रा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहते हैं। घास तल में ये मध्य अक्षांश में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में घास तल पाए जाते हैं। शीत ऋतु में ठंडा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म, एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। उच्च पोषक तत्व युक्त ऊपरी मृदा होती है। ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक, कुछ पेड़ जल स्रोतों के नज़दीक होते हैं। अमेरिकी घास के मैदान में प्रेरी कुत्ते, लोमड़ी, छोटे स्तनधारी, सांप, कीड़े, कई प्रकार के पक्षी, अफ्रीका के घास के मैदान में हाथी, शेर, ज़ेब्रा, जिराफ आदि पाए जाते हैं। जल अभाव में यहाँ वृक्ष छितरे हुए हैं तथा आग लगने की बारंबारता भी उच्च है, जिससे सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाते हैं। पर्णपाती वन मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। सापेक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु, एक वर्ष में 76 से 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है। कठोर लकड़ी होती है। ओक की, बिचेज और इकोरिज मैप्लस। भेड़िया, हिरण, भालू एवं छोटे स्तनधारियों की कई प्रजातियां, पक्षी, उभयचर, सांप एवं कीड़े पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में तो वही दूसरी ओर शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टैगा वन। मध्य से उच्च अक्षांश, अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर वर्षा। अम्लीय खनिज पदार्थ की कमी, ज़्यादातर सुरुपरस, फर एवं दूसरे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और जीवों में रोटेटस, लिंक्स, कैरेबू, भालू, भेड़िया, स्नोशू हेयर। यहाँ वनों को उत्तरी कास्ट या उत्तरी शंकु वन भी कहते हैं। यह टुंड्रा के दक्षिणी गोलार्ध के कुछ भागों जैसे न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये विषुवत वृत्त के नज़दीक पाए जाते हैं। पूरे वर्ष गर्मी, एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। पोषक तत्व कम होता है। जैवमंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश आर्किड
फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियां भी इसमें शामिल है। किसी और जगह की अपेक्षा कीड़ों, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की बहुलता, बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी कुछ जगहों पर हाथी एवं सभी प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी, ये इसके जीव है। यहाँ वनस्पति में स्त्रीकरण मिलता है। इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। तो ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।